एग्जाम प्रेप। आज अगेन हम केमिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। और इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस, लगभग 20 से 25, और ये आपके CET 2024 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्वेश्चंस को करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वार्नर ने बताया था कुछ वैलेंसी के बारे में। सबसे पहले इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताने वाले वार्नर ही थे वैज्ञानिक। इन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो एक अपने आपस में आयनाइजेबल नेचर की होती है और वो सेटिस्फाइड होती है हमेशा निगेटिव आयंस के, निगेटिव चार्जेस के हेल्प से। ठीक, उसी तरह इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया। सेकेंडरी वैलेंसी को इन्होंने ये बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल नेचर की होती है और न्यूट्रल या फिर निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें पहला दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी पे ये सवाल है। तो इसने यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी आयनाइज्ड, ये बात गलत है। और थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंस बोथ कैन नॉट बी आयनाइज्ड, ये बात भी गलत है। और फोर्थ हमें ऑप्शन दे रखा है ओनली प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट बी आयनाइज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा पहला आंसर हमारा हो जाएगा ए, प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइजेबल। ओके, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है हमारी वो नेचर में आयनाइजेबल नेचर की होती है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। वार्नर ने अपने थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उनके अकॉर्डिंग उन्हीं पे ये स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हमारा है प्राइमरी वैलेंसी इज द सेम थिंग एज द चार्ज ऑन अ कॉम्प्लेक्स आयन, ये बात बिल्कुल सही है। जितना चार्ज होता है वही हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हमेशा हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी इज द सेम थिंग एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया इस बात को। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नहीं, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा निगेटिव आयन से सेटिस्फाई करती है। और सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल और निगेटिव दोनों से। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल वेरस प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा ये बोल रहा है स्टेटमेंट सी जो है हमारा यही गलत हो जाएगा कि प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड न्यूट्रल, जबकि ऐसा नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी सेटिस्फाइड होती है किससे? निगेटिव के द्वारा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाई निगेटिव आयंस। ओके, निगेटिव आयंस। थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन हमें कह रहा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए पुअर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इन सॉल्यूशन। जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो कंडक्टिविटी के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ में पुअर कंडक्टर पूछा, जिसके नंबर ऑफ आयंस सबसे कम होंगे वही हमारा पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि हमें कुछ भी मान लीजिए, सपोज X2 एंड एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है YZ3। ठीक है, सपोज करते हैं, तो ये होता है हमारा काउंटर आयन, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे काउंटर आयन, और ये हमारा आयनाइजेबल नेचर का होता है। ठीक, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, ये ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर जो होता है वो नॉन आयनाइजेबल नेचर का होता है, नॉन आयोनाइजेबल नेचर का होता है ये। ओके, और ये हमारा आयनाइजेबल नेचर का होता है काउंटर आयन। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है कि हम कौन सा इसमें से पुअर कंडक्टर है, जिसके नंबर ऑफ आयन सबसे कम होंगे वो पुअर होगा। तो हमें पहला ऑप्शन दे रखा है K2 जो हमारा काउंटर आयन है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर PtCl6 दे रखा है। इट मीन्स हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है हमारा, वो कितने आयन बनाएगा? 3। ये हमारा 3 आयन बनाएगा, कितने? 2K प्लस और एक PtCl6 माइनस। ठीक है, प्लस एक PtCl6 माइनस, कोई बात नहीं, इसको ये हमारे टोटल आयंस कितने हो जाएंगे इसके? 3। ओके, तो मैंने यहाँ 3 लिख रखा है। हम बी की बात करते हैं, तो बी में क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस एक ही रहेंगे क्योंकि सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट है। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन सी हमारा करें K4 FeCN का होल 6, 4 हमारे पास काउंटर आयन है और एक हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मतलब टोटल हमें 5 आयंस मिलेंगे यहाँ पे देखने को। ठीक है, और मैं ऑप्शन 4 दे रखा है CuNH3 का होल 4
SO4, यानी कि हमारा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और एक हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, यानी कि 2। हमें इसमें पूछा है पुअर कौन सा है। पुअर जिसके नंबर ऑफ आयन सबसे कम होंगे उसकी कंडक्टिविटी सबसे खराब होगी, सबसे पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही आयन है हमारे पास मौजूद और यही हमारा पुअर कंडक्टर हो जाएगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है आपका CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस। ओके, हमें यहाँ पूछता है कि सबसे बढ़िया कौन सा है, तो जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा है वो हमारा सबसे बढ़िया हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोकियोमेट्रिक ऑफ AgCl फॉर्म्ड व्हेन AgNO3। ठीक है, AgCl जब AgNO3 के साथ एक स्टोकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है आप एक, ठीक है, इन द एक्सेस व्हेन AgNO3 इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स दे रखा है, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3 एंड COCl3.4NH3। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो कितने मोल ऑफ AgCl हमको हर बार मिलेंगे रिएक्ट करने के बाद जब AgNO3 और AgCl कॉम्प्लेक्स में हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हम वार्नर की थ्योरी के अकॉर्डिंग जानते हैं। ठीक है, हमें एक बात पता होती है कि जो हमारा कोबाल्ट होता है ना, वो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड का फॉर्मेशन करता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है एक्चुअली, ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होता है ये, यानी कि ये 6 लिगेंड से टोटल बाइंड होता है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है। अब हम ऑप्शन 1 अपना देखते हैं, यहाँ पे हमें मिलता है COCl3.6NH3, तो यानी कि COCl3.6NH3। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, COCl3.6NH3। ठीक, इसको हमारा लिखने का तरीका है, हमारा जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड होती है किससे, न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयन से। NH3 का होल 6 ये सेटिस्फाई हो चुकी है और हेक्सा कोऑर्डिनेट भी हो चुका है और यहाँ पे 3Cl। हम जब देखते हैं सेकंड वाला अपना COCl3.5NH3 हमें मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम CONH3 का होल 5, पर ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड तो है नहीं, तो हम न्यूट्रल से भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को और यहाँ पे 2Cl बाहर चला जाएगा। उसी तरह से COCl3.4NH3 पे हम आते हैं जब, ये हमें मिलता है CONH3 का होल 4 Cl2 और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एटम है वहाँ पे सबकी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड सब में, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ भी 6 हैं, यहाँ पे ही 6 हैं। ठीक है, एक्चुअली ये 2 है। ठीक, इस तरीके से जब हम देखते हैं कि जो हमारा बाहर होता है काउंटर आयन, ये हमारा आयनाइजेबल नेचर का होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो यहाँ प्रेजेंट है वो नॉन आयनाइजेबल नेचर का होता है। तो जब हम इसको ट्रीट करेंगे हम AgNO3 के साथ, तो हमें मिलता है 3AgCl। ओके, यहाँ पे हमको मिलता है बाहर वाले ही आयनाइजेबल है, यहाँ पे 2AgCl और हमें यहाँ पे मिलता है 1AgCl। ओके, अब इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि 3AgCl 1AgCl 2AgCl, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 ऑप्शन बी हमें जो कर रहा है वो 3AgCl 2AgCl और AgCl, इसी सीक्वेंस हमें कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन इसका आंसर चला जाएगा बी। आंसर हमारा इसका चला जाएगा बी। ओके, 3 2 1 AgCl आपको मिलेंगे यहाँ पे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, ठीक है, कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम को हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं KAlSO4, ओके, KAlSO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2O। ठीक है, ये हमारा एक सॉल्ट है, हमें दे रखा है और मैं बोल रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अपने कितने आयन्स में टूटता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दे रखा है 2 टाइप्स ऑफ आयन, 1 टाइप्स ऑफ आयन ओनली, 4 टाइप्स ऑफ आयन, 3 टाइप्स ऑफ आयन। तो हम देखते हैं इसको तोड़ने के बाद हमें जो मिलता है वो हमें मिलता है K प्लस Al3 प्लस SO4 2 माइनस। इट मीन्स हमारे पास टोटल 3 टाइप ऑफ आयन्स मिलेंगे, 3 टाइप ऑफ आयन्स हमको मिलते हैं टोटल। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो 4 है वो बोल रहा है 3 टाइप ऑफ आयन्स। इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या, 3 टाइप्स ऑफ आयन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि कार्नेलाइट इज एन एक्वा सॉल्यूशन गिव इन एक्वा सॉल्यूशन गिव्स। ठीक है, कार्नेलाइट हमें एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद कौन कौन सा आयन देगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्नेलाइट के लिए। ठीक है, कार्नेलाइट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, KCl
डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। अभी एक्वस सॉल्यूशन में जो हमें देता है यहाँ पे M है, ये Mg, ठीक। अभी एक्वस सॉल्यूशन में टूटने के बाद हमको मिलता है यहाँ पे K Mg एंड Cl, यानी कि हमारे पास यहाँ पे मिलेंगे टोटल कितने तरह के आयन, 3 तरह के आयन। तो हमें K मिला, Mg मिला और Cl मिलता है। हमारा ऑप्शन ए कह रहा है K प्लस Mg2 प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है K प्लस Cl माइनस, SO4 पे 2 माइनस। Br है ही नहीं हमारे सॉल्यूट कहीं पे, यहाँ पे कार्बोनेट हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन सी में जो कार्बोनेट दे रखा है। उसके बाद ऑप्शन डी है हमारा, जो वहाँ पे हमें अल्युमिनियम भी दे रखा है, वो भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आंसर इसका चला जाएगा फर्स्ट, आंसर ए हो जाएगा आपका K प्लस Mg2 प्लस एंड Cl माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड कहने का मतलब होता है कि उसके नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेक्साडेंटेड की बात कर रहा है, यानी कि 6 डोनर एटम जहाँ पे होंगे वो हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड बहुत ही फेमस है, और इसका एग्जांपल EDT हम लोग यूज़ करते हैं, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसीटेट, ठीक है। तो आयनिक फॉर्म में, ठीक है, एसीटेट हम बोलते हैं उसको, ठीक। हमारा ऑप्शन ए दे रखा है एथिल डाइमीन, ऑप्शन बी हमारा ग्लाइसिनेट आयन, सी हमारा एसिटिल एसीटोनेट, और फोर्थ है हमारा इथाइलएमीन टेट्राएसिटेट, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ एथिलएमीन टेट्राएसिटेट का, EDT है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। CH2 ठीक, N यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं, 2 नाइट्रोजन डोनर होते हैं एटम्स, और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स होते हैं। 2 नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास मिलते हैं 6 डोनर एटम्स, ठीक है। और इसीलिए हम इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, और ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। और मैं हेक्साडेंटेड के बारे में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन इसका चला जाएगा आंसर नंबर डी, EDT है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडिएंट लिगेंड। एम्बिडिएंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसके पास 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पहला ऑप्शन दे रखा है NO2, ठीक है। डोनर एटम्स इसके पास होते हैं, डोनर एटम्स इनके हो सकते हैं, सबके मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी डोनर हो सकता है, यानी कि हमें इसमें बताना है कौन सा एम्बिडिएंट लिगेंड नहीं है। पहला तो हमारा NO2 है, इसके पास तो 2 डोनर एटम्स हैं, ये एम्बिडिएंट लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। दूसरा है हमारा थायोसाइनेट SCN, ठीक है। यहाँ पे सल्फर भी डोनर हो सकता है या फिर नाइट्रोजन डोनर हो सकता है, ठीक। यदि SCN के फॉर्म में है तो इसको थायोसाइनेट बोलेंगे, और यदि SNC के फॉर्म में यदि मिल रहा है, यदि हमें ये SNC के फॉर्म में मिलता है जहाँ पे हमारा नाइट्रोजन डोनर होता है, तो इसको हम लोग आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे इसको CN को साइनाइड बोलते हैं, उसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। उसी तरह सल्फर के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं थायो, ओके। हमारा ऑप्शन सी कह रहा है कि हमारे पास क्या है, H2O है। यहाँ पे हम जानते हैं कि डोनर एटम एक ही तरह का प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो है ऑक्सीजन। उसके बाद है हमारा ऑप्शन 4, ये है साइनाइड। यहाँ पे कार्बन भी डोनर हो सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर होगा। यदि कार्बन डोनर होगा उसको हम लोग साइनाइड बोलेंगे, नाइट्रोजन डोनर होगा उसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलेंगे। तो इस हिसाब से हमें बोल रहा है कि कौन सा एम्बिडिएंट लिगेंड नहीं है जिसके पास सिर्फ एक तरह के डोनर एटम्स हैं, वो एम्बिडिएंट लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा चला जाएगा आंसर 3 है, ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा, वाटर इज नॉट एक्ट एज एम्बिडिएंट लिगेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज हमें दिख नहीं रहा है, ये हमारा एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है।
अच्छा, हमने ये तो पढ़ा कि वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि कोबाल्ट जो होता है वो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है। यहाँ पे 3 NH3 और 3 Cl मिल करके इसके कोऑर्डिनेशन को तो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हमें दिख रहा है 6 और सेकेंडरी वैलेंसी है हमारी इसके पास 6, ठीक। सेकेंडरी वैलेंसी की खास बात क्या होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए या तो न्यूट्रल आयंस होते हैं या तो निगेटिव आयंस। NH3 हमारा यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और Cl होता है हमारा निगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे हमें इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर हम बेसिकली निकालते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए, हम सपोज कर लेते हैं x प्लस NH3 के लिए हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस हमारे पास Cl के लिए होता है -1, इस पर चार्ज होता है और ये प्रेजेंट कितने हैं, टोटल 3, और हमारा ओवरऑल चार्ज कितना है इस पर 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पेसीज है, ठीक है। x -3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3 हमको देखने को मिलेगा, ठीक। और हमारे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो आ जाएगा, जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसका, ये हो जाएगा हमारा +3। हम ऑप्शन में खोज लेंगे +3 कहाँ है, वो हमारा आंसर होगा। मैं पहला ही ऑप्शन दे रहा है +3, दूसरा में +4, 5, 6, तो हमारा आंसर इसके हिसाब से मिल जाएगा, आंसर ए। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 हमें कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, ऑक्जिलेट के फॉर्म में निकल का, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है, और इस पर एक चार्ज दे रखा है -4 का, ठीक है। ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसमें न्यूट्रल चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है कॉम्प्लेक्स, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। हम सब जानते हैं कि C2O4 जो होता है इस पर चार्ज होता है मेरा हमेशा -2 या C2O4 -2, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। हमें यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, निकल के लिए हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हम इसको जस्ट अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको निकाला था वैसे ही निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। हम सपोज कर लेंगे निकल के लिए x, ओके। उसके बाद C2O4 हमारे पास इस पर -2 होता है, लेकिन हमारे पास 3 C2O4 प्रेजेंट है, यानी कि -2 × 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है। और हमारे कॉम्प्लेक्स पे पहले से एक चार्ज प्रेजेंट है -4, हम इसको देखते हैं x प्लस -6 मिला हमें, ठीक है, इक्वल्स टू -4, यानी कि x इक्वल्स टू -4 + 6, तो हमें x मिल जाएगा +2। हमारा निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +2, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए दे रखा है +3, ऑप्शन बी हमें +4, ऑप्शन सी हमें +3, ऑप्शन सी हमें डी हमें दे रखा है +6, तो आंसर इसका हो जाएगा C +2, ओके। यही हमारे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज +2। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि द करेक्ट चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स होंगे किसी सेंट्रल एटम को जो डायरेक्टली अटैच होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वही हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, वही हमारी सेकेंडरी वैलेंसी को भी बताते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा वर्नर ने ही अपने पोस्टुलेट्स में बताया था, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है K3FeCN का होल 6, ठीक। काउंटर आयन है ये, और ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर जो हमारा ये डायरेक्टली आयरन को घेरे हुए है 6 साइनाइड, यही हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखने को मिल जाएगा कितना, 6, यहाँ पे 6 साइनाइड डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वही तरीका हो जाएगा हमारे पास। यदि हम यहाँ पे इसको चार्ज के फॉर्म में डेवलप करें, ठीक है, 3+ को हटाते हैं तो FeCN का होल 6, ओके, 3 माइनस, ठीक है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें 3+ मैंने हटाया, ठीक है, एक पोटेशियम पे 1+ होता है तो 3 के लिए 3+ हो जाएगा, ठीक है। अब उसको मैंने हटा करके इस तरीके से लाया, जब भी हम यहाँ पे K3 ले आएंगे तो फिर से वो बैलेंस होकर न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हमारा फिर से वही तरीका, ठीक है। x साइनाइड के लिए क्या होता है, -1, 6 है हमारे पास, ठीक है, तो -1 × 6 इक्वल्स टू -3। टोटल हमारे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज दे रखा है x - 6 बराबर -3, x इक्वल्स टू +3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स पे Fe पे चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमारा आ जाएगा +3, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा मिल चुका है +6, ठीक, सॉरी 6।
इसमें प्लस माइनस का डिनोट नहीं करना है हमें, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन पहला दे रखा है 2 and 4 गलत है, 3 and 6, 2 and 6 and 3 and 3। तो हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में पहले पूछा है तो चार्ज है वही हमारा +3 है, और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल रहा है 6। तो इसके हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 डिस्कस करते हैं। ये हमें बोल रखा था करेक्ट IUPAC नेम। सबसे पहले IUPAC नेमिंग हम जब लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करते हैं तो उसके लिए कुछ हमें रूल्स पढ़ने होते हैं। जस्ट लाइक कि हमें जब भी कोई अनायनिक लिगेंड मिलेगा तो उसके लास्ट के नेमिंग में हमें O ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोराइडो यूज़ करते हैं, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइडो यूज़ करते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइडो यूज़ करते हैं, आयोडीन के लिए आयोडाइडो यूज़ करते हैं। इसीलिए इस तरह से H2O का नाम हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी वाटर या समथिंग इस तरह से नहीं लेते हैं, हम उसके लिए हमेशा एक्वा यूज़ करते हैं। अमाइन के लिए हम लोग अमाइन तो यूज़ करते हैं प्लस वहाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना वहाँ पे हम लोग डबल M यूज़ करते हैं। NH3 के लिए हम लोग हमेशा डबल M यूज़ करते हैं, अमाइन, इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। अमीनो कॉम्प्लेक्स जब भी हमें मिलता है तो हमें एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है, और सेंट्रल एटम को हम जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग करते हैं IUPAC नेमिंग, तो सेंट्रल एटम को हमेशा हमें उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखना होता है, ठीक है। तो हमें एक दे रखा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये हमारा प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस एंड Cl2, ओके। ये हमारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। सफिक्स में हमें कोई मतलब नहीं है, डाई ट्राई से डजेंट मैटर, बट हाँ हमें अल्फ़ाबेटिकली आना होगा। जिस तरीके से इसका नाम अमीनो है और इसका नाम क्लोराइडो है, ठीक, अमीन यूज़ करते हैं इसके लिए क्लोराइडो, तो हम जानते हैं अल्फ़ाबेट में A पहले आएगा, C बाद में आएगा, तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो है कितना अमीन, 2 है, ठीक है। तो डाई अमीनो, क्लोरीन के लिए हम हमेशा यूज़ करेंगे डाई क्लोराइडो, ठीक है। और उसके बाद प्लेटिनम के लिए हम लोग प्लेटिनम टर्म का यूज़ करते हैं सेंट्रल एटम का नाम नेमिंग देते वक्त। जैसे तरह इस तरह आयरन होता है तो हम इसके लिए आयरन का टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, यदि वो सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है तो, ठीक। और यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो पहला हमें दे रखा है कि डाई अमीनो डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी हमें दे रखा है डाई अमीनो डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 4। ऑप्शन सी हमें दे रखा है डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 0। ऑप्शन 4 हमें दे रखा है कि डाई क्लोराइडो डाई अमाइन प्लेटिनम, तो ये तो पहले ही गलत हो गया ऑप्शन 4, क्योंकि अल्फ़ाबेट को फॉलो नहीं किया। ऑप्शन ऊपर के 3 ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो बिल्कुल सिमिलर हैं, बस वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से अपने आंसर को पिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हमारा चार्ज इस पर कोई चार्ज है नहीं, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अमाइन के लिए जो चार्ज होता है वो 0 होता है, प्लस क्लोराइड पे -1 होता है और ये 2 टाइम्स है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x - 2 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x बराबर +2, ठीक। ये हमारा प्लेटिनम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लेटिनम हमारा +2 स्टेट में। और अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं ना, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम हमेशा रोमन नंबर में रिपोर्ट करते हैं। हम कभी प्लेटिनम को ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर में +2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और तरीका नहीं लिख सकते हैं, हम हमेशा रोमन नंबर का ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल +2, यदि हमें +3 लिखना तो ये 4 है तो ये हमारा, ये चलेगा हमारा तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऊपर के तीनों नेम सेम है, पर एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, ऑप्शन ए, जहाँ पे प्लेटिनम के लिए उसके ऑक्सीडेशन नंबर को +2 बताया गया। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, प्लेटिनम +2 में है हमारा, ओके। हम लोग पढ़ते हैं अपने सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में हमें 13 कर रहा है कि द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ में हमें फिर से एक कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है कॉम्प्लेक्स के नेम्स, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है FeCN का होल 6 पे 3 माइनस, FeCN का होल 6 पे 3 माइनस, ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस पर एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना है सेंट्रल एटम का, पर उससे हमें आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस में +3 दे रखा है। कोई बात नहीं, यहाँ देख सकते हैं आप ये भी कि सारे के सारे को हम लोगों ने रोमन नंबर के टर्म में रिपोर्ट किया है ऑप्शंस में, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सफिक्स यूज़ करेंगे इसके लिए हेक्सा, क्योंकि ये 6 साइनाइड प्रेजेंट हमारे पास, तो हेक्सा साइनाइडो। साइनाइड क्या होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इसलिए हम इसके नेमिंग में एंड में ओ टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हेक्सा साइनाइडो, ठीक। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है ट्राई साइनाइडो,
तो यहीं से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमें दे रखा है हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है, देखते हैं इसको। ऑप्शन सी दे रखा है हमको हेक्सासाइनो आयरन, तो साइनो भी गलत है, साइनाइडो हमेशा यूज़ करते हैं हम इसके लिए। और ऑप्शन 4 हमें दे रखा है हेक्सासाइनाइटोफेरेट 3, ठीक है, साइनाइटो दे रखा है, सॉरी ऑप्शन 4, ठीक है। हमें ऑप्शन बी ही दिख रहा है कि हेक्सासाइनाइडो होता है, और CN के लिए हमेशा साइनाइडो यूज़ करते हैं, ओके। उसके बाद हम इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो X है हमारा आयरन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस -1 इसके लिए है, चार्ज होता है साइनाइड पे कितना -1, ओके, ठीक है। और 6 पे कितना हो जाएगा टोटल -6 इक्वल्स टू -3, x -6 इक्वल्स टू -3, इट मीन्स x बराबर -3 + 6, तो हम देख सकते हैं x बराबर +3 आ गया। यानी कि हमारा आयरन के लिए हम लोग जब भी लिखेंगे तो रोमन फॉर्म में इस तरीके से हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, और साइनाइड के लिए हमेशा साइनाइडो यूज़ करेंगे, तो हेक्सासाइनाइडोफेरेट, ठीक है, और 3 आयन है, तो इस मीन्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MABXL, ठीक है, एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है MABXL, ठीक है, और यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ABXL आर यूनिडेंटेड लिगेंड, सो द फॉलोइंग सेट ऑफ आइसोमर्स, ये किस तरह के आइसोमर्स ये शो करेंगे, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बारी बारी से एक बार चेक कर लेते हैं इसको। हमारा M क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये B है हमारा, सॉरी लिगेंड्स हमको अरेंज करना है A B L, एंड इसको हम लोग लिखते हैं X, ओके। हम नेक्स्ट बदलते हैं इसके लिए, यहाँ पे M हम A की पोजीशन को एज इट इज़ रखते हैं, B की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ये X, ठीक। यहाँ पे हम एक और देखते हैं, M A की पोजीशन को हमने सेम रखा, L की पोजीशन सेम रखा, X की पोजीशन को B से इंटरचेंज कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो हमें ये 3 तरह के आइसोमर मिलते हैं, जिसमें क्या होगा, यदि हम किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने x को कांस्टेंट किया, ठीक है, तो हमारे पास x के साइड में एक बार b आ रहा है, ठीक है, x के साइड में हमें यहाँ पे एक बार b मिल रहा है, यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी कि दोनों सेम साइड में है, और यहाँ पे हमें x के जस्ट अपोजिट मिल रहा है b, इट मीन्स कि ये ट्रांस जैसा शो कर रहा है, ठीक है, और ये सेम साइड वाले हैं तो ये सीस जैसा शो कर रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल 3 आइसोमर्स मिलते हैं, ठीक है। हमें 3 में पूछेगा कैसा, तो 2 सीस एंड 1 ट्रांस, ओके, हमें 2 सीस और 1 ट्रांस मिल रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा 2 सीस एंड 1 ट्रांस, 2 ट्रांस एंड 1 सीस, 2 सीस 2 ट्रांस, 3 सीस एंड 1 ट्रांस। तो हम देख सकते हैं टोटल तो हमारे पास 3 ही हैं, ठीक। तो हमारे पास इसमें 2 सीस और 1 ट्रांस है, इस मीन्स इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए, 2 सीस एंड 1 ट्रांस, ओके। क्वेश्चन में 15 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मेरिडोनियल आइसोमर। हम लोग एक आइसोमर पढ़ते हैं जब कॉम्प्लेक्स हमें कुछ ऐसा मिल रहा है देखने को, MA3B3, ठीक है, ये एक तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही है, और इसमें हमें फेसियल, हमें 2 आइसोमर पढ़ने होते हैं, एक होता है हमारा फेसियल और दूसरा हमारा होता है मेरिडोनियल, ठीक है, हमें फेसियल आइसोमर या फिर मेरिडोनियल आइसोमर पढ़ना होता है, ठीक। फेसियल आइसोमर हम लोग तब यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसियल आइसोमर टर्म का हम लोग यूज़ करते हैं जबकि हमें पूछ रखा है मेरिडोनियल, ठीक है, जब आपस में तीन एटम 3 लिगेंड्स जो होते हैं आपस में वो एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं सेम साइड में, ठीक है। और मेरिडोनियल के लिए हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो अपने आपस में मेरिडियन में प्रेजेंट होते हैं। तो हमें यहाँ पे बस पूछ रखा है कि कौन सा इसमें ऐसा होगा जो शो करेगा, तो MA3B3 के फॉर्म में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा जो फेसियल और मेरिडोनियल के फॉर्म में होगा। हमें यहाँ मेरिडोनियल के लिए पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो पॉजेस करेगा मेरिडोनियल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं पहला कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है MA5B6B, ठीक है। ऑप्शन बी हमें दे रखा है MA2B4, ऑप्शन सी हमें दे रखा है MA4B2, ठीक, और ऑप्शन हमें 4 है MA3B3, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 ही ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यही फेसियल और मेरिडोनियल को आइसोमर शो करेगा, यानी कि ऑप्शन डी चला जाएगा इसका आंसर। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ओके।
यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ MA3B3 फॉर्मेट में आंसर हमें मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। FeNO2 का होल थ्राइस डॉट Cl3 का होल थ्राइस, एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है। FeNO2 का होल थ्राइस Cl3 का होल थ्राइस और इस पर 3 माइनस, ठीक। एंड एक हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक, यही FeONO का होल थ्राइस Cl3 का होल थ्राइस 3 माइनस, ठीक है, Cl3 माइनस 3 माइनस, ठीक। और इनके बारे में पूछा कि कौन सा आइसोमर शो करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो NO2 होता है ना, उसके पास दो तरह के डोनर एटम्स होते हैं। NO2 के पास डोनर एटम्स कौन कौन से होते हैं? डोनर एटम्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। या तो ये नाइट्रोजन डोनर होगा या तो ये ऑक्सीजन डोनर होगा। बस नाइट्रोजन डोनर भी मिलते हैं, ऑक्सीजन डोनर भी मिलते हैं। तो इस हिसाब से, ठीक है, जब नाइट्रोजन डोनर बाइंड होगा तो नाइट्रोजन से बाइंड कर सकता है सेंट्रल एटम या फिर ऑक्सीजन से। यानी कि ये एक तरह का लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि कौन सा हमारा एटम जाकर के लिंक कर रहा है हमारे किसी सेंट्रल एटम के साथ। और ये इस तरह के जो भी कंपाउंड बनते हैं इसको हम शो करते हैं आइसोमर में लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ओके। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ऑप्शन हमारा ए दे रखा है, ओके। हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है में, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने का मतलब कॉम्प्लेक्स में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड होना जरूरी है, तब जाके वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। यदि वो पेयर्ड हैं तो वो डायग्रामैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। तो हम एक एक कॉम्प्लेक्स को चेक कर लेंगे और हमें यहाँ पता चल जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो आपस में वो बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स को हम देखते हैं, ठीक है। NiH2O का होल 6 हमें पहला कॉम्प्लेक्स दे रखा है, NiH2O का होल 6, यानी कि यहाँ पे Na+2 फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। और इसके लिए हम लोग लिखते हैं 28, यानी 3D8 4S2, ये हमारा होता है जनरल कन्फिग्रेशन, ठीक है। पर यहाँ पे +2 फॉर्मेट में हम लोग जब लिखेंगे, यहाँ पे Ni को हम लोग जब +2 फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 3D8 4S0। हम लोग इसकी कन्फिग्रेशन को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, ओके। ऑप्शन बी हमारा है, क्या है हमारा? NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हमारा जो H2O होता है वो हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पेयर्ड बना दे, ठीक है। पर CO के पास क्या होता है, CO एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में आप पढ़ेंगे इसको, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसके पास पावर होती है पेयरिंग करने की। Ni तो यहाँ पे +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है क्योंकि CO पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे 3D8 4S2 हम लोग प्रॉपर लिखते हैं। पर CO के पास पेयरिंग की स्टेट का स्ट्रेंथ होती है और ये 4S को 0 बना देता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पेयर्ड बना देता है 4S से लेकर के, यानी कि ये 3D10 और 4S0 जैसा बिहेव करने लगता है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने मिले? अनपेयर्ड यहाँ पे मिल जा रहे हैं हमारे पास 2, यहाँ पे हमें अनपेयर्ड कितने मिले? 0, ठीक। इसी तरह से हम ऑप्शन सी अपना देखते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है Zn NH3 का होल 2+, ठीक है। हमें Zn+2 के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि हम लोग 3D10 4S0 इसको लिखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि D में हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में पहले से ही पेयर्ड हैं, ठीक है। लिगेंड कैसा भी हो हमारा, वीक फील्ड हो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इससे हमें नहीं मतलब है। यहाँ पे 3D10 है, ठीक है, और ये 4S0, ठीक। ऑप्शन डी हमारे पास है एक, क्या है हमारे पास ऑप्शन डी? ऑप्शन डी हमें कह रहा है CO NH3 का होल 6 पे 3+, यानी कि कोबाल्ट के हम लोग लिखते हैं क्या? +3, यानी कि 3D7 4S2, ठीक। ये हमारा नॉर्मल कन्फिग्रेशन होता है। अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या? 3D6 +3 स्टेट में, ठीक। एक हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, यदि नीचे चला जाए तो, ठीक है। ऑप्शन डी हम देख रहे हैं CO के लिए 27 +3 में 3D6, ठीक। और हमारा ये जो क्या है हमारा ये CO NH3 का होल 6, अमोनिया जो होता है कोबाल्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है अमोनिया कोबाल्ट के पास, ठीक है। और अमोनिया है भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहाँ पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर देगा? पेयर्ड कर देगा।
यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक। D2 और ये sp और यहाँ पे 3, ठीक है। ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हम लोग D2sp3 लिखते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर्ड हैं। एक ही हमें एक ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, और वो भी सिर्फ फील्ड स्ट्रेंथ जो है H2O की वो कम होती है और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में इनर ऑर्बिटर में लाके पेयर कर ले, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए ही है हमारा, ठीक है। और ये हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा NiH2O का होल 6 पे 2+। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग डिस्कस करते हैं। अमंग द फॉलोइंग आयन विच वन हैज़ द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है। अब जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। हम इसके कन्फिगरेशन को एक एक करके डायरेक्टली चेक कर लेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमें दे रखा है क्रोमियम और वो भी +3 में, यानी कि हम इसके लिए कन्फिगरेशन लिखते हैं 3d5 और 4s1, ठीक है। पर यहाँ पे हमारे पास +3 स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3d3 4s0, ओके। सेकेंड है हमारे पास क्या दे रखा है FeH2O का होल 6, यानी कि Fe के लिए हम लोग लिखते हैं Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट है 3d6 4s0। जनरल ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन होती है क्या 3d6 4s2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमें हमारा C दे रखा है Cu NH3 का, यानी कि Cu पे में +2 के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि हम लोग 3d10 4s1 लिखते हैं। यहाँ हमारे पास 3d9 हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, ठीक, +2 फॉर्म में ये। उसके बाद ZnH2O का होल 6 पे 2+ है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हम लोग Zn के लिए लिख लेंगे +2 में क्या हो जाएगा ये 3d10 4s0, ओके। अब हम यहाँ देख सकते हैं ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे वही हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म को शो करेगा, ठीक है। वहाँ पे 1 2 3, ठीक। यहाँ पे हमारे पास कितने 6 हैं, हम देखते हैं कैसे इसको फिलिंग करेंगे हम d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे हमारे पास 4। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, फिलिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डी ऑर्बिटल हमारा पूरी तरह से फिल है, ठीक है। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें जो मिल रहा है वो Fe आयरन के कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है FeH2O का होल 6, और इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी FeH2O का होल 6 पे 2+, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रहा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन, ठीक है। हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका होता है √n+2, और ये हम लोग बोहर्स मैग्नेट्रॉन में इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट होती है यहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने डी एंड ब्लॉक के में भी एक कोई सवाल आया होगा तो वहाँ पे करवाया होगा। यहाँ पे हमें निकालना है, देखते हैं, ठीक है। NiCl4 पे 2+ दे रखा 2- दे रखा है। NiCl4 कॉम्प्लेक्स है हमारा और इस पर 2- दे रखा है। हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं Ni के लिए। यहाँ पे चार्ज कितना है इसके पास, तो Ni के लिए हम x मानते हैं। एक क्लोरीन पे होता है -1 और 4 टाइम्स हो जाएगा तो -4, और ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस पर -2 पहले से दे रखा है एक चार्ज, ठीक है। तो x = -4 = -2, यानी कि x हो जाएगा हमारा यहाँ पे +2, ठीक। हमारे पास निकल +2 फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग निकल +2 के लिए हम लोग एक बार लिख लेते हैं 3d8 4s0, ओके। हम लोग ड्रॉ करते हैं जब इसके लिए, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। यानी कि हम लोग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इसको देखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, ठीक। अब हम इसको पुट कर देंगे हम अपने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में 2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ 2 + 2 4 4 2 = 8, ठीक है। और ये हमें जो मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स, हम जब इसका अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो हमें ये मिलेगा कुछ 2.82 बोहर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये आप रूट निकाल के देख सकते हैं बहुत ईजिली। जैसे फॉर एग्जांपल आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप 9 का रूट देखते हैं, निकालते हैं, तो ये 3 आता है, ठीक।
तो ये जब भी आएगा 3 से थोड़ा सा कम आएगा, 3 से थोड़ा सा कम हमें एक वैल्यू ही दे रखी है 2.82, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी चला जाएगा 2.82 बोहर्स मैग्नेट्रॉन ईजिली। ठीक है, सेक्शन हम अपने डिस्कस करते हैं सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें करा विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड एज पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आपको लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ याद करनी है। आपको एक दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर में आपको एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा या फिर किसी भी बुक में इजीली मिल जाएगा, पर आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। तो वहाँ पे लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, जैसे I माइनस Cl माइनस देन Br माइनस थायोसाइनेट फिर फ्लोरीन, इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें अरेंज करना है फील्ड के स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा और आपको याद होना चाहिए, ये इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा आंसर फर्स्ट, आंसर ए ही हमारा हो जाएगा। थायोसाइनेट सबसे पीछे आएगा, फिर उसके बाद F माइनस Cl माइनस CO माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है कॉम्प्लेक्स में इस चैप्टर का, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3। ठीक है, हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की खास बात क्या होती है कि जब लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग कर लेते हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जब पढ़ते हैं तो डी ऑर्बिटल में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे dxz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिलता है तीन तरह के ऑर्बिटल, dxy dyz dxz। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लोअर एनर्जी लेवल के होते हैं, इनकी एनर्जी लोअर होती है और ये हाइयर एनर्जी के होते हैं। ठीक, अच्छा ये तो हो गए हमारे। ठीक, अब हमें बोल रहे हैं कि जिन आपस में पेयरिंग नहीं करते हैं, वो उनके इलेक्ट्रॉन से यदि जंप करके चले जाते हैं ऊपर, ठीक है, और वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हमें पूछ रखा है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जब हमारा कोबाल्ट +3 स्टेट में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक, हमें यहाँ पे पूछ रखा है कोबाल्ट के लिए CO+3 के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि जनरली हम लोग CO के लिए लिखते हैं क्या 3d7 4s2, ये हमारा ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हुआ, पर हमें +3 स्टेट में हमें देखने को मिलेगा 3d6 4s0। ठीक, अब हमें हाई कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, मतलब हमारा लिगेंड फील्ड जो भी आया होगा इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, जिससे ये बाइंड अप करेगा लिगेंड से, वो एक वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि ये ब्रेक करता है जब डी ऑर्बिटल हमारा, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी में। ठीक, यहाँ पे फिलिंग पहले सिंगल ही होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है 1, बी हमें दे रखा है हमारे पास 2, 3 हमारा सी हमारा 3 और 4 डी हमारा 4, और हमारे पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 4 हैं। इट मीन्स हमारा ऑप्शन चला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी। ठीक, एमंग द फॉलोइंग, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, एमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द वन विच सो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसे हम लोगों ने भी देखा ना, ये सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल हमें दे रखे हैं, और हमने देखा कि डी ऑर्बिटल के हम लोग जब स्प्लिटिंग करते हैं तो डी ऑर्बिटल हमें दो तरह के मिलते हैं, एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। इनकी एनर्जी हाइयर होती है और ये हमारा होता है एवरेज एनर्जी लेवल, इसी को हम लोग बोलते हैं बेरी सेंटर लाइन। ठीक है, इसकी एनर्जी जो हम एक्सपेरिमेंटली देखने को मिलता है वो हमें मिलता है 0.6 DQ, 0.6 DQ डेकरल एक यूनिट होती है इसके लिए, और यहाँ पे हमें मिलता है 0.4। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि इसमें किसकी जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। Mn+3 के लिए हम लोग लिखते हैं, Mn+3 के लिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 3d5 4s2 जनरल कन्फिग्रेशन होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या 3d4। ठीक, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लिगेंड जो भी लगे हैं सारे H2O हैं सारे, और ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हम जब Mn के लिए फिलिंग करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कुछ 1 2 3 4, यानी कि हम इसके लिए जब CFSC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पे हमें मिल जाए 4 3 जा 12 1.2 समथिंग। ठीक, और यहाँ पे ये हमें मिलेगा कितना 0.6, तो ये हमारा 0.6 ही आएगा। ठीक है, 6 DQ आएगा, कोई बात नहीं।
हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, FeH2O का होल 6, यानी कि Fe के लिए FeH2O का होल 6 पे +3, Fe में +3 में दे रखा है, यानी कि इसके लिए हम लोग लिखेंगे कितना 3d5। ठीक, अब हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं एक बार, 1 2 3 और ये 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, 4 3 जा 12 और 6 2 जा आपका ये आएगा 1.2, यानी कि हमें यहीं से मिल रहा है कि हमारा FeH2O का होल 6 जो है वो 0 शो कर रहा है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम लोग निकालते हैं इसी तरीके से। ठीक, हमारा ऑप्शन हमें 0 के लिए पूछ रखा है, तो हमारा इसी हिसाब से इजीली, बहुत इजीली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, FeH2O का होल 6 पे होल थ्राइस। ओके, क्वेश्चन में 23 हमें दे रखा है, ठीक है, कि द CFSE वैल्यू ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COCl का होल 6 के होल 4 माइनस COCl का होल 6 पे 4 माइनस, इसके लिए हमें CFSE वैल्यू दे रखी है कितनी, 18,000, ठीक है, 18,000। और हमें ये इसमें पूछ रखा है टेट्राहेड्रल के लिए, हमें पूछ रखा है, और ये हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए वैल्यू गिवन है। ठीक, ये हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए दे रखा है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, सेम मेटल और सेम लिगेंड के केस में हमारा कॉम्प्लेक्स सेम यही रहेगा, COCl4, बस ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहा है। सेम मेटल और सेम लिगेंड के लिए एक बात हम लोग एक रिलेशन यूज़ करते हैं कि जो डेल्टा T होता है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O होता है, यानी कि टेट्राहेड्रल इज़ 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल के। ठीक है, हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू दे रखी है 4/9 इंटू 18,000। ओके, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारा बहुत इजीली हमको मिल जाएगा ये 8,000। ठीक है, और हम इसका आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है 8,000 का आंसर सी। ये आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है कि और ये रिलेशन वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर सेम मेटल एंड सेम लिगेंड। ओके, सेम मेटल और सेम लिगेंड पे ही बस ये एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई निकल। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो हमें थोड़ा सा लर्निंग पोर्शन होता है, वो हमें याद रखना होता है और हमें याद रहना भी चाहिए। बहुत ही एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि निकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी के बुक्स में भी दे रखा है कि निकल के लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करने के लिए हम लोग डाईमेथिल ग्लाइकोजाइम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, रेसोर्सिनॉल, ऐसा नहीं है, रेसोर्सिनॉल का यूज़ नहीं करते हैं। डाईमेथिल ग्लाइकोजाइम, ऑप्शन बी हमारा सही है। डाईफेनिल बेंजीडीन, ठीक है, और ऑप्शन 4 में दे रखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो बहुत ईजिली हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा चला जाएगा बी, डाईमेथाइल ग्लाइकोजाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, DMG। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा, वो एक हमें मैच द कॉलम दे रखा है। ठीक है, मैच द कॉलम हमें दे रखा है ABCD और हमें इसमें मैचिंग करनी है। ठीक, हमें एक पहला दे रखा है कॉम्प्लेक्स है सिस प्लेटिन। ठीक है, प्लेटिनम के जो सिस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं ट्यूमर्स के रिमूवल में। ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग की तरह उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें खोज लेते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सिस प्लेटिन, उसके लिए हमें कैंसर के लिए यूज़ करते हैं सिस प्लेटिन का, हमें दे भी रखा है आइसोमर ये सिस है, और हम इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट के लिए डी यूज़ करेंगे। गोल्ड और सिल्वर के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इनकी हेल्प से करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं AgCN का होल ट्वाइस या फिर AuCN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो हमें सेकेंड का ऑप्शन हमें देख रखा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, और ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक, तो सेकेंड के लिए हमारा सी चला जाएगा। इसी तरह से हमें थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है PH3 का ट्राइफेनाइल फॉस्फाइन का होल थ्राइस रोडियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स एक दे रखा है। एक्चुअली ये होता है ना विल्किंसन कैटलिस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा कि विल्किंसन कैटलिस्ट आपको मिलेगा। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, यही हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट का रिएजेंट है। ठीक, और इसका हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में। इसके यूज़ में हाइड्रोजिनेशन हम लोग करते हैं इसकी अल्कीन्स की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे थर्ड का लिए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ई। और फोर्थ है हमारा, फोर्थ हमें दे रखा है क्या, डाई कोबाल्ट CO2 का होल ट्वाइस CO का होल 8, यानी कि कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक है, एक्चुअली इसका यूज़ होता है ना, हम लोग ये पेरेंट मेटल होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन फैमिली का। ठीक है, और इसका काम ही होता है कि हम लोग अल्कीन को किस तरीके से हम लोग
प्रोडक्शन करते हैं एल्डिहाइड का, कहाँ से, एल्कीन से, यानी कि एल्कीन को हम लोग एल्डिहाइड में प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरीके से हमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमें कन्वर्जन ऑफ ऑलिफाइन इनटू अल्कोहल्स, हम लोग एल्कीन्स को ऑलिफाइन भी बोलते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो हमें फोर्थ के लिए ऑप्शन मिल जाएगा बी। अच्छा, हम एक और हमें ऑप्शन ए जो दे रखा है वो हमें बोल रखा है ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। हम लोग ने अभी पढ़ा एक हेक्साडेंटेट लिगेंड EDTA, EDTA का यूज़ यही होता है, हम लोग उसको लीड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है EDTA का कि लीड पॉइजनिंग में हम किसका यूज़ करते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम EDTA का यूज़ करते हैं, और इस हिसाब से हमारे इस क्वेश्चन का मैचिंग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, और यही हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से डिस्कस किए हैं, और आगे भी मैं आपके बीच इन्हीं तरीके से अलग अलग सेशंस के साथ अलग अलग क्वेश्चंस को, अच्छे क्वेश्चंस को आपके बीच में लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।